अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, और कोशिश होती है कि आम आदमी के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जा सके। बहुत सारे सवालात और पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं और हमारी हमेशा से कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो सवालात हैं या आपकी तरफ से जो जिन मसाइल की निशानदेही की जाती है उनके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बहरहाल इस वक्त एक आम आदमी की मुश्किलात में यकीनन इजाफ़ा हुआ है और वो ये जानना चाहता है कि ये जो मसाइल हैं ये कब हल होंगे। और दावे बाज़ औक़ात किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए कोई हिकमत अमली जो है वो मुरतब नहीं की जाती। अब सवाल यही है, गुज़िश्ता चंद सालों से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब महंगाई के अंदर कमी होगी, वाक़तन ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाएगी या कोई निज़ाम वज़ा किया जाएगा जिससे ये महंगाई का जो ना रुकने वाला सिलसिला है इसको रोका जा सकेगा। ये बात भी बार बार दोहराई जा रही है क्योंकि आलमी मंजरनामे में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद जो मौशी सूरत हाल है बड़े ममालिक की, वो भी बुरी तरह मुतासर हुई है। तो यकीनन इससे जो छोटी जो ममालिक हैं या तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो इतना जल्दी जो है वो रिकवर नहीं कर सकेंगे। और ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कुछ हो रहा है ऊपर बड़ी मईशतों के साथ, ये इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। इसको समझना बहरहाल फिर भी ज़रूरी है। कोशिश करेंगे इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करें, और पिछले कई प्रोग्राम्स में इन हवालों से गुफ्तगू हो चुकी है। कोशिश करेंगे कि ख़बरों के हवाले से आज बात की जाए, हालात हाज़रा के ऊपर भी नज़र रखी जाए, और ख़ास तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि महंगाई के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए कि जो महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला है ये आखिर कब कंट्रोल किया जाएगा। तो बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान जो है आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले मौजूद हैं नुमान अब्दुल मजीद साहब, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं और मसाइल को समझना, ख़ास तौर पे जो मौशी मसाइल हैं वो हमारे लिए आसान और सहल हो जाता है। नुमान को मैं खुशामदीद कहूँगा। नुमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, आप प्रोग्राम्स में हमारे साथ उन्हें देखते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पे मौशी मामलात के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि आम आदमी को समझाना ज़रूरी है, तो इसके लिए आज हम एक दफ़ा फिर हमने उन्हें मदऊ किया। आसिफ इनाम साहब को, मौशी तज्ज़ियाकार हैं और एप्टमा एक इदारा या एक बॉडी आप समझ लें है टेक्सटाइल के हवाले से, तो उसके चेयरमैन है साउथ के। उनको आज मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे वेलकम करूँगा। आसिफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नुमान, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। लंबी चौड़ी तमहीद तो आपको पता है बाननी जो है वो ज़रूरी हो जाती है, लेकिन सवाल बड़ा सादा सा और बड़ा मुख्तसर सा है। बार बार ये बात दोहराई जा रही है, बार बार ये सवाल किया जा रहा है। ये एक आम आदमी की जो मिजरीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो निचला तबका है, बुरी तरह मुतासर हुआ है। कोई भी हुकूमतों में ये हमेशा ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, ये कोई नई बात नहीं है। महंगाई की जो बढ़ने की शरह है उसमें यकीनन थोड़ी सी कमी बेशी माजी में हुई हो, लेकिन सिलसिला कभी थमा नहीं। तो ये जो एक पॉलिसीज़ की बात होती है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की बात होती है, एक आम आदमी पूछता है क्या ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि ये हुकूमतें इस कदर मैच्योर हो जाएं कि कोई एक पॉलिसी वज़ा कर दें कि आगे आने वाले 5, 10 या 15 सालों के लिए एक ही पॉलिसी को टो किया जाए ताकि मुल्क जो है वो किसी तरह स्टेबल हो सके? आपकी मैं इसके ऊपर राय जानना चाहूँगा, ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी पिछले दिनों हमारी आई थी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में का जो कहा गया था, जो बुनियादी थीम है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, माशी सलामती। माशी सलामती का मतलब क्या होता है? माशी सलामती का मतलब ये होता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5, 10, 15 साल के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएँ, ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा की जाएँ कि सियासत में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली रोनुमा हो, आपका मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो। ठीक है। अगर मुल्क मैक्रो लेवल पे ओवरऑल जो है अपने पैरों पर खड़ा होगा
तो आम आदमी तक भी इसके समरात पहुँचेंगे। अगर मुल्क के हालात ये होंगे कि मुस्तकिल बुनियादों पर करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा होगा, आप IMF के पास खड़े हुए होंगे, तो फिर आपका रुपया भी डिप्रिशिएट होगा। लेकिन IMF का एक सर्टन पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो पिछले 50 साल से वो चला रहा है और दुनिया में हर जगह इम्प्लीमेंट करता है। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, सही लगे, गलत लगे, आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, IMF कहता है कि हमसे पैसा चाहिए तो भाई ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आपने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना जी। अब हुआ ये है कि हमारे पास जो महंगाई की वजूहत क्या है, देखिए महंगाई तो दुनिया भर में है, चाहे वो ममालिक जो दुनिया के हैं ना, चाहे कनाडा और US जैसे ममालिक है, वहाँ पे भी महंगाई की शरह पिछले 40 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। हमारे यहाँ महंगाई जो है वो डोल इस वजह से हो गई कि एक तरफ तो जो आलमी एनर्जी की प्राइसेस हैं या कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि पिछले चंद सालों में आपका रुपया जो है वो 100 से 180 पे आगे डिप्रिशिएट हो गया है। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि आप तो एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है ज़माने से, ठीक है ना, आपने अपने एग्री में इधर उधर सेक्टर्स में इन्वेस्ट ही नहीं किया। अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका नतीजा ये निकलेगा। अब जाहिर है कि आम आदमी इन चीज़ों को समझता तो है नहीं, लेकिन हकीकत तो यही है कि भाई अगर आप एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है और एक ट्रेडर कहता है महंगाई हो गई है, वही ट्रेडर है वही अपना हुंडी से अपने हवाले से पैसा भिजवाता है, खेपी से माल मंगाता है और कहता है बस मुझे तो यही सही है, मुझे तो छोटी फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूँ। वो इसी चक्कर में होता है कि चाइना बंद हो गया, तुर्की से माल मंगा, तुर्की बंद हो गया, वियतनाम से, इंडोनेशिया से माल मंगा ले, जहाँ तक खेप की लाइन खुली हुई उससे मंगा लो। अब बात ये कि जब तक ये हमारा माइंडसेट रहेगा ना, काम हमारा नहीं चलेगा। मुझे अनफॉर्चुनेटली अब हुआ ये ऑन टॉप ऑफ इट कि एक तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वैसे ही चलता रहता है, फिर हमारी करेंसी की डिप्रिसिएशन भी है जिसके 15-20 साल के कॉन्टैक्ट्स में देखेंगे तभी आपको क्लैरिटी आएगी। साथ ही साथ ये हुआ कि अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में और ख़ास तौर पर पिछले 2.5 सालों में जो ग्लोबल इकोनॉमी की सूरत हाल रही है बहुत वॉलेटाइल रही है, जो मुझे कम से कम पिछले 20-25 सालों में नज़र नहीं आती। पहले आपका कोविड आया, ठीक है जी, कोविड की वजह से इंटरनेशनल डिस्ट्रप्शन हुई, फिर उसके बाद जो 2021 था उसके अंदर ऊपर नीचे, ऊपर कभी खुली मीशत कभी बंद हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ उसके साथ साथ ही आपकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, आपकी जो फ्रेट्स हैं वो कोई 10 गुना बढ़ गए। अब होता ये है कि जब अगर जो कंटेनर आपका मिसाल 1000 का मिलता था वो 6 या 8000 का हो गया, तो वो चीज़ें जो कम मालियत की होती है ना, मिसाल बाजी जैसे ग्रेन्स होती हैं उसकी मालियत बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है समझ लें उसकी कॉस्ट को डबल कर देगी वो, ठीक है ना जी। हाई वैल्यू आइटम में शायद अगर उसमें 10% उसकी कॉस्ट में इम्पैक्ट आएगा, तो लो वैल्यू आइटम में शायद उसकी कॉस्ट में 50% या 80% इम्पैक्ट आएगा। अब हम तो कहने को तो हम फूड कंट्री हैं, मतलब एग्री बेस्ड कंट्री हैं, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि हमारा जो एग्री बेस्ड है बेसिकली हमने पिछले 2021 में $8 अरब की फूड इंपोर्ट्स की थी। इस साल भी कोई हम पिछले 6-7 महीनों में $5-7 अरब की फूड इंपोर्ट कर चुके हैं, इसमें एडिबल ऑयल भी है। तो वही बात आ जाती है सिक्योरिटी के, हमने बहैसियत कौम ये फैसला करना होगा हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कि किस तरीके से अगले 5 या 10 सालों में हमने एग्री एटलीस्ट या कमोडिटीज़ में इतना हमने प्रोडक्शन करनी होगी, अपने ईल्ड्स को बढ़ानी होगी, या कम से कम हम जो ये आलमी मंडी की प्राइसेस होती है ना उससे हम बेनियाद हो जाएं। अगर बढ़ती भी हैं तो हमारे मुल्क में इम्पैक्ट ना हो। सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कॉन्क्रीट पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, वो भी लॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली 10 साल की कम से कम 10 साल की कम से कम होनी चाहिए, ताकि आप ये जो क्राइसिस है और आगे गोइंग फॉरवर्ड क्राइसिस और सिवियर होगा, क्योंकि अब जो रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर शॉर्टेजेस के हवाले से। अब आपने उसके ऊपर अगर काम नहीं किया तो आपकी क्रॉप्स और कम होती जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका सवाल किससे किया जाए, क्योंकि इस इशू के ऊपर तो बात करने के लिए कोई तैयार है नहीं। वो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो इतने बढ़ गए कि शायद उससे बाहर निकलें तो इसकी तरफ जो है कुछ काम कर सकें। मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करूंगा कि आगे ये जो हमारी शॉर्टेजेस है किस तरफ हमें लेकर जा रही हैं। आसिफ नाम साहब क्या देखते हैं, बार बार ये बात कही जाती है कि जी एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ा ली हैं, चलिए मान लेते हैं इसको अगर बढ़ना, अगर आप कहते हैं आप इसको ज़रा सही से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अगर ये 26 बिलियन से ये जो 30 का बीच में एक रेंज बाउंड हो गया है, 26 से 30 के बीच में ही अगर कहीं फिगर आ जाता है तो ये समझा जाता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट। कि अब एक आम आदमी सवाल करता है, स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान का पोटेंशियल सिर्फ इतना ही रह गया कि आप 26 से 30 बिलियन के जो ब्रैकेट के अंदर जो वो अगर कोई टारगेट पूरा कर ले तो आपके लिए अचीवमेंट कंसिडर की जाती है? 26 से 30 मिलियन हमारे जैसे साइज़ के मुल्क के लिए तो मतलब मजाक है। इतने तो मेरे ख्याल में कई मुल्क एक हफ्ते में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, जो हमसे भी 3 गुना छोटे हैं। तो अब बात दरअसल ये है कि आपको कंपेयर करना होता है कि जी हम क्या से क्या हो रहे हैं। हम तकरीबन 18-20 बिलियन की तरफ बढ़ गए थे, तो आज 30 होना तो इस लिहाज से कुछ आई है कि आपने अगर 18 का या 20 का 30 भी कर लिया तो ये 50% मूव है, और ये इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये हुई है। अनफॉर्चुनेटली मतलब जैसे अगर आप देखें तो तरबेला के बाद कोई डैम ही नहीं बना। फिर जितने डैम मेजर थे वो हमारे अयूब खान साहब के दौर के थे, वही तकरीबन इम्प्लीमेंट हुए, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ।
तो अब ये पहली दफ़ा डैम्स बनने शुरू हुए हैं, तो वाटर स्केर्सिटी, वाटर है भी, देखिए वाटर में इसे दो चीज़ें, एक तो ये कि जो आपके अवेलेबल वाटर है वो जब तक आपके पास इतना नहीं हो कि आपको वन सीज़न टू अनदर सीज़न आपके पास कैरी ओवर हो, तो आपकी जो डिस्टॉर्शंस हैं वो मतलब कम ज़्यादा रेंज की जो है वो पूरी नहीं होंगी। तो वो अभी तो उस लेवल का तो काम ही नहीं हो रहा, अभी तो उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। दूसरे फिर ये छोटे छोटे जो नाले हैं जो समुद्रों में बह जाते हैं, स्पेशली इन बलूचिस्तान, वहाँ तकरीबन 4600 डैम्स की साइट आइडेंटिफाइड है, जिसमें अभी 450 बनी है और 400 450 पे काम शुरू है, विच इज़ अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो वहाँ ये सब पोटेंशियल यूज़ करें तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। दूसरे एक ये ज़रूर हुआ है कि लोगों को एक इंडिपेंडेंस मिल गई है कि जब से सोलर रोल रहा है तो लोगों ने ट्यूबवेल्स इसके बहुत लग गए, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है कि आपका कम से कम पहली दफ़ा ज़ेर काश्त एरिया जो है, जो आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हर शहर जो है वो बाहर एग्रीकल्चर लैंड पे क्रीप कर रहा था, उसका शायद कोई रिवर्सल हो। मगर इसमें बड़े पैमाने पे ज़रूरत है, स्पेशली दीज माइक्रो डैम्स तो ये बहुत आसानी से और 1-2 साल में बन जाते हैं और इसका इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्रॉप्स की जहाँ तक बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में जो है वो इस वक्त 2-3 अच्छे स्पॉट्स भी हैं। ये राइस में बहुत अच्छा हुआ है, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह में भी इसमें मतलब जो बिल्कुल डूम एंड ग्लूम नहीं है, कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं। जो आपका वर्स्ट रहा है वो कॉटन रहा है, जिसमें रिसर्च का भी फुकदान रहा है और मतलब ये जब समझें कि 18वीं तरमीम हुई थी तो ये तय ही नहीं हुआ रिसर्च कौन करेगा, बाकी सब कुछ बढ़ गया। तो वो अब स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो रहे हैं, मगर आपको पता है रिसर्च के नताइज आने में 5-7 साल लगते हैं। बट जो आप कहने हैं लोअर हैंगिंग फ्रूट्स हैं कि जैसे जाली बीज वगैरह, वो तो करने की कोशिश कर रहे हैं, अब किस हद तक कामयाब रहे ये मैं नहीं कह सकता। दूसरे टेक्सटाइल ने एक्सपेंशन बहुत की है, तो मैसिव एक्सपेंशन है, तो उसमें यह है कि जो उस एक्सपेंशन की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उससे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है वो उतना वो नहीं कर पा रही। अब इसकी पॉलिसी तो दे दी है इन्होंने 5 ईयर्स की, जो भी एक बहुत बड़ा वो था कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो गया और पॉलिसी नहीं है, तो उस जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसको पार्शल दिया है, पार्शल अभी उसमें जो है वो फैसले होने बाकी हैं। वी होप के उस मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा कि पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट के वक्त क्या कमिटमेंट्स थे हमारे, तो उससे अगर मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो होगा वर्ल्ड रियलिटी के हिसाब से। ज़ाहिर बात है किसी ने सोचा भी नहीं था आज से आप 3 साल पहले 4 साल पहले आपको कहता $100 का तेल हो जाएगा, अब हंसते। आज ही मैं सुबह देख रहा था कि जी 100 फॉर एज फार एज आई कैन सी, मतलब ये तो होता ही है। मतलब अब तो अगर ये कोई ज़रा सी भी सिचुएशन थोड़ी बहुत भी एग्री होती है तो ये 100 तो अगर रहेगा तो हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। ना हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट है, ना हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट है, अनफॉर्चुनेटली। मतलब ये तो हमारे जो बेचारे मजदूर बाहर जाके पैसे भेज देते हैं, उससे ये खासियत तक मुल्क चल रहा है, वरना तो मतलब इट्स मतलब बड़ा अफसोस की बात है कि जी आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स और आपकी रेमिटेंस तकरीबन बराबर हो जाती है। तो एक तो वो बेचारे तकलीफ उठाते हैं, मुल्क से दूर जाके काम करते हैं, और यहाँ मौके अब देखें किस तरह होता है। बिल्कुल ठीक है। ये एक क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली आजकल पूछा जा रहा है कि ये जो फर्टिलाइजर क्राइसिस है, क्या सप्लाई चेन का इशू है या यहाँ पर मैनेजमेंट का इशू है? एक्चुअली प्रॉब्लम लाए कहाँ करती है, क्योंकि अगर एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी हो कि टेक्निकली स्पीकिंग जिसका 70% से ज़्यादा का जो कंपोनेंट है आपकी जीडीपी के अंदर, अगर वो एग्रीकल्चर का होगा, तो वहाँ पर अगर इस तरह के क्राइसिस आएंगे तो फिर किस तरह की प्लानिंग और किस तरह की आपका विजन है? ये ज़रा एक सवाल था, मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा कमेंट कर दें। देखें, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री स्पेसिफिकली तो आजकल आई थिंक गैस की शॉर्टेजेस की वजह से प्रॉब्लम है, और कॉम्बिनेशन है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को एक पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई जो है इट्स अ सप्लाई चेन जो इट्स अ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जनरली अगर हम इंडस्ट्रियल सिचुएशन देखें ना, आपके रॉ मटेरियल के इशूज़ भी हैं, आपके एनर्जी सप्लाई के इशूज़ भी हैं, आपके सप्लाई चेन के इशूज़ भी हैं, बहुत सारे हैं। फिर उसके अंदर होता ही है कि हमारे यहाँ अगर आप मार्केट को देखें ना, एक होता है मार्केट मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा एलिमेंट आ जाता है। वो देखें इन्फ्लेशन कभी भी किसी चीज़ में आता है। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये प्रॉब्लम एकदम से सर उठाने की वजह क्या है? क्या ये ऐसा हुआ है कि अचानक से सारे इश्यूज आए, या ओवर द ईयर्स चले आ रहे थे, पाइल अप हुए, एकदम से आकर अभी बर्स्ट हुआ है?
चक्कर एक्चुअली है क्या? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे भी हम बात कर रहे थे ना कि लॉन्ग टर्म में हमने अपने सप्लाई चेन, हमारे पास रिसर्च नहीं है, हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे इन्वेस्ट नहीं किया, हमारे पास प्राइस चेकिंग और प्राइस मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म नहीं है। तो इसलिए किसी भी इंडस्ट्री के अगर हम इशू की बात करें ना, मिसाल के तौर पर अभी से बात हो रही थी कि हमारे इन्फेंट फार्मूला पे जो है ना, दूध पे जो है ना उसमें मिल्क लग गया। अभी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन मसला ये कि हमारे पास दूध तो बेतहाशा पैदा होता है। अब बताइए कि हर पॉलिसी जब बनाई जाती है ना, मिसाल हम इम्पोर्ट कंट्रोल की बात करते हैं, तो इम्पोर्ट कंट्रोल के साथ साथ आपने लोकल प्रोडक्शन को भी बूस्ट करना होता है। ये नहीं कर सकते अगर आप एक तरफ इंपोर्ट कंट्रोल तो कर दें लेकिन लोकल प्रोडक्शन का बूस्ट ना करें, वरना इससे ये होगा कि आपकी स्मगलिंग बढ़ेगी। मिसाल इन्फेंट फार्मूला पे आपने बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क आना चाहिए कि लोग पाकिस्तान में जो पाउडर दूध है या बच्चों का मिल्क है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। सेम गोस फॉर फर्टिलाइजर, सेम गोस फॉर एवरीथिंग। बाकी तमाम कॉस्ट के ऊपर मुमकिन कैसे? अब सवाल ये पैदा होता है कि रीजन में कम्पीट करने के लिए जाते हैं, बिजली महंगी है, सब कुछ आपके पास महंगा है, रिसोर्सेज आपके डिप्लीट हो रहा है, मुमकिन कैसे होगा? ये बात तो सब करते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को स्ट्रेंथन करें, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है आपके पास, तो बाहर से लाकर इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं। मैं तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, बल्कि खुद भी जो बैठे हुए लोग असेंबलीज के अंदर बैठे हैं, 1 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। देखिए पाकिस्तान में जो लेबर कॉस्ट है ना वो खासी कम है। आपको पता है लेबर आर्बिट्राज के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं एज अ कंट्री। कॉस्ट ऑफ लेबर हमारे पास कम है। जो बिजली की कॉस्ट है, अभी एक सीपेक अथॉरिटी ने अपनी एक स्टडी इशू की है, तो उसमें ठीक है इससे वेरी हमारे ठीक है बिजली की कॉस्ट हमारे यहाँ ज़्यादा भी है, लेकिन अगर डॉलर टर्म में आप देखेंगे ना तकरीबन जो है वी आर नॉट एग्जॉर्बिडेंटली हाई। ठीक है ना, अगर हम रियलिस्टिक बेसिस पे कंपैरिजन करें। प्लस हमारे पास कुछ नए इकोनॉमिक जोन्स भी आ रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि देयर इज़ नो रीज़न कि हम लोकल इंडस्ट्री में ना करें। लेकिन इसके अंदर जो मेरा जो इशू आप कह लें या जो मुझे है कि हमारे पास जो बात होती है हमेशा वो होती है एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ की। ठीक है, पाकिस्तान में जो है ना एक्सपोर्ट का एक लिमिटेड पोटेंशियल है। ठीक है ना, ठीक है अभी 25-30 अरब डॉलर पे आप पहुंच जाएंगे, 5-7-10 अरब डॉलर और भी बढ़ा लेंगे, लेकिन हमारे पास जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस के आइटम्स हैं वो बहुत कम है। आपके पास राइस है जो आप सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीट तो आपके पास कभी होता ही नहीं है। टेक्सटाइल में भी कॉटन की सूरत आपके सामने है। अब हम किस हद तक इम्पोर्टेंट कॉटन की बेस पे अपने आप को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्ट्रेच कर सकते हैं, ये एक सवाल है, ये वक्त ही बताएगा। बांग्लादेश तो 45 बिलियन डॉलर तक ले गया, लेकिन जाहिर है कि अगर उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा काफ़ी ग्रो कर लिया ना, अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बेसिस पे। लेकिन हमारा जो फोटे था वो क्या था कि हमारी रॉ कॉटन हमारे पास मुल्क के प्रोड्यूस हो रही थी। अब जहाँ तक मुझे फिगर्स इल्म है कि हमारी टोटल डिमांड है और कॉटन की बात 16 मिलियन टन, 16 मिलियन आपकी जो बेल्स है, और हमारी तकरीबन 50% हम प्रोड्यूस करते हैं उसका, तो आधा तो आपने जो है वो बाहर से मंगाना है। तो फिर तो आपका जो नेचुरल एडवांटेज था इन टर्म्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन वो कहाँ रह गया? तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको हमें जो है ना मिसाल की एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी जब तक नहीं होगी ना तब तक इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। मैंने आपको दूध की मिसाल दी, फार्मूला पाउडर मिल्क की बात की, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक्सपोर्ट के साथ साथ जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की। देखिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? 23 करोड़ की आबादी का मुल्क है, आपके पास बेतहाशा लोकल डिमांड है। लोकल डिमांड को आप कैप्चर करने की कोशिश करें। एक्सपोर्ट क्या होता है? किसी और कंट्री के अंदर डिमांड है, आप यहाँ से बना के उसकी डिमांड को मीट कर रहे हैं। अब आप देखें पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलायंस कितनी ज़्यादा है। आपकी जो रेमिटेंसेज हैं मिडल ईस्ट से आती हैं और यूएस यूके से आती हैं। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल आपका जो एक्सपोर्ट्स है वो भी यूएस को होता है ज़्यादातर। ठीक है ना, यूएस यूके और वेस्टर्न वर्ल्ड को होता है। अब किसी तरह से अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के ब्लॉक से अगर आपकी कोई जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, ठीक है ना, तो वो तो उनके लिए तो बड़ा आसान है कि आपकी एक्सपोर्ट्स को और आपकी रेमिटेंसेज को स्क्वीज करना। बहुत लेकिन ना फैटिफ में क्या किया उन लोगों ने आपके साथ। तो ज़रूरी होता है कि अगर हमने इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, क्योंकि एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि चाहे एक्सपोर्ट हो या लोकल हो, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए ताकि आम आदमी को एक डिसेंट लाइफस्टाइल दिया जा सके। तो ज़रूरत इस समर की है कि हमें अपनी लोकल डिमांड पे फोकस करनी होगी। 23 करोड़ की आबादी का मुल्क है, अमेरिका की आबादी भी 33 करोड़ है, 23 करोड़ की आबादी का मुल्क है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास लोकल मार्केट में नीडेड है और बेशुमार है जो नीडेड है हमारे पास। तो मेरा ख्याल अगर हम ये लोकल मार्केट डिमांड की स्ट्रैटेजी लेकर चलें और वो स्पेशली उन चीज़ों पर हम अपनी एक तरफ अपनी एग्री की और लोकल की प्रोडक्शन को बढ़ाएं और लोकल मार्केट डिमांड को मीट करने की स्ट्रैटेजी लेके चलें, तो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और हमें साथ साथ ही इंपोर्ट को कंट्रोल करते रहे। तो मैं नहीं समझता कि क्या वजह है कि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। अब इंपोर्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पास में मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ था कि ये पूरा जो सेटअप ही पूरी इकोनॉमी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जो है वो हो गई, और फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम देखते आ रहे हैं। अभी इसके ऊपर हमें बात करनी है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर बात करनी है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बात हो रही है, इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना बाकी है। ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी कुछ इकनॉमिक अफेयर्स के हवाले से। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए और उनसे हम बात कर रहे थे। नुमान अब्दुल मजीद साहब और आसिफ इनाम साहब, दोनों मेहमानों से बात हो रही थी। आसिफ साहब, ये टेक्सटाइल के हवाले से क्योंकि आपकी फील्ड भी है, अब प्लान के हवाले से बात हो रही कि आपका एक्चुअली प्लान है क्या, और पोटेंशियल की तरफ मैं नहीं जाता, आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आए, क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से बात हुई है। मैं हमेशा आपसे ये बात पूछता हूँ कि अगर आपके पास कोई विजन है जो आपका सबसे बड़ा जो टॉप नॉच पर आता है, टेक्सटाइल जो एक्सपोर्टिंग आपका आप समझ लें आइटम है, उसके लिए क्या किया गया? क्योंकि चलो पॉलिटिकल अफेयर्स चलते रहते हैं और दीगर मसाइल हैं, चलो सर्कुलर डेट आपका अभी तक रिजॉल्व हुआ है नहीं हुआ, मैं नहीं पूछता। टेक्सटाइल के हवाले से आपने क्या किया? जी, टेक्सटाइल में अभी इन्होंने 5 ईयर्स पॉलिसी तो दी है, मगर उसको पार्शली तो उसमें चीज़ें एड्रेस की हैं, पार्शली अभी ओपन एंडेड है कि ये येट टू बी डिसाइडेड विद दी, ठीक है, वॉट एवर मशावरत होगी क्या होगा। अब उसके अंदर सिर्फ गलती ये हुई है कि पहले 1 ट्रिलियन लगा के गए, तो आमतौर पे आप देखें कि एक छोटा सा जो 5-10 अरब रुपए का ये विंड पावर भी लगाता है। स्टेक होल्डर थे इसके अंदर? ये तो वो ड्राफ्ट पॉलिसी है जिसपे 1 ट्रिलियन लग गया ना, तो अब तो उसमें कई चेंजेस आने की बातें हो गई कि जी फला साहब का दिल कर रहा है कि जी इतनी एफिशिएंसी हो तो वरना काट दो गैस। इस टाइप की अब नए एलिमेंट आ जाते हैं जो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब जिससे ये मतलब लॉन्ग टर्म आप कह रहे हैं ना कि जब कोई शख्स ब्लाइंड ट्रस्ट करके नहीं लगा सकता, तो ऐसे हर एक शख्स को सॉल्वेंट गारंटी चाहिए कैसे होगा। काम करेगा, और इंडस्ट्रियलिस्ट खास तौर पे ये मैं जरा नहीं, आप देखें ना, जरा सा इन्वेस्टमेंट हो गया, नजर ही पलट गई, तो पहचान ही नहीं रहे, खत्म हो गए। हम इन्वेस्टर से मतलब पूरी इंडस्ट्री को जो है वो गुनाहगार बना दिया। यही सवाल भी है कि कुछ अरसे पहले तक इनको बड़ा सपोर्ट नहीं, मैं तो वार्न कर रहा था लोगों को कि बगैर पॉलिसी के ना लगाओ। वो लोग समझे कि जी ऐसा है, आज तक चल रहा है सब है, अब लगे में परेशान है। हल तो निकल आएगा क्योंकि इसमें कम से कम रज़ाक दाऊद साहब तो बहुत सीरियस है, मगर अब उन्होंने पॉलिसी ड्राफ्ट तो मतलब वो अप्रूव तो करा दी है। अब जो आई एम होपफुल कि वो बाकी चीज़ों को भी एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है, मटेरियलाइज हो, यही सबसे बड़ा हमारा तो हम अगर एक झटका तो लग गया ना लोगों को, बहुत बड़ा झटका लगा है कि फेयर तो आ जाता है ना, बिजनेस तो चलता है इसी के ऊपर। फेयर नहीं, लोगों की मशीनरी आई पड़ी हुई, वो मतलब लोग फैक्ट्री तैयार खड़ी है, अब उसको पॉलिसी नहीं पता कि उसमें गैस कनेक्शन की पॉलिसी क्या होगी। हमारे बिजनेसमैन का मसला ये है ना बेसिकली कि पता नहीं फायर फाइटिंग इतनी ज़्यादा है बहैसियत कौम। अगर आप देखें ना, आप हमारे बिजनेसमैन को देख लें, आप हमारी गवर्नमेंट को देख लें, आप आम आदमी को देख लें, हर बंदा अपने रोज़मर्रा के मामलात में चाहते हुए ना चाहते हुए इतना उलझा हुआ है, इतनी फायर फाइटिंग कर रहा है, उसको प्लान करने का सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अब अगर ये बिजनेसमैन है, वो गैस के चक्कर में फंसा हुआ है बेचारा कि आज गैस आ रही है और कल नहीं आ रही, तो वो 5 साल 10 साल का क्या प्लान करेगा? ठीक है ना। देखिए, ये वो चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट ने ठीक करनी होती हैं। अब मिसाल में आपको एक मिसाल, अब एक और बात करूँ कि अभी से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स के, स्पेशल इकनॉमिक जोन की बहुत सारी बात हो रही है ना आजकल। भाई सबसे बड़े इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन तो आपका कराची, उसमें कुरंगी साइट है, उसकी हालत तो जाके देखें, वहाँ पे कचरे के अंबार लगे हुए हैं, वाटर माफिया से पानी लेना पड़ता है, आपका कचरा माफिया कचरा उठाता है, वर्स्ट सीवरेज सिस्टम है। आप जो है ये, मैं तो ये कहता हूँ कुरंगी और साइट को ठीक कर दें, और ये छोटा नूरियाबाद, ये जो आसपास के जो एहसनाबाद सारे, इनको ही अगर आप किसी इनकी सड़कें ठीक कर दें, इन्हीं को आप सही पोजीशन में लें, आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो आप इन चीज़ों को तो ठीक करें। अब हम बात करेंगे, ठीक है, वो किसी नो मैंस लैंड में जाके जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी रेस में हम बहुत पीछे रह गए दुनिया में। लोगों को अंदाजा है कि नहीं है, दुनिया में 6000 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तकरीबन, ठीक है ना। इसमें 2500 चाइना में है, इंडिया में 400 है, हमारे पास तो अभी 8-10 भी मुश्किल से जो ना अभी बन रहे हैं या बनने वाले हैं। तो अब भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन ठीक है, आप बनाएं, लाजमन बनाएं, बनने भी चाहिए, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल जोन हैं, और स्पेशली कराची, अगेन घूम फिर की बात कराची पे आ जाती है, वो कुरंगी पे वाक़या हुआ कल परसों रात को, हुआ कि 100 गाड़ियाँ लूट ली गई, या आपके इंडस्ट्रियल जोन के उसके नाके पे हुआ है ना, गेटवे ही है ना, उसके गेटवे पे अगर ये हालात है तो आप वहाँ पे क्या इंडस्ट्री करेंगे? मुझे ये बात याद है कि मैं बाहर था, मिडल ईस्ट में, एक बार 8-10 साल पहले की बात है, जो कि इन्वेस्टर से कहा कि भाई, मैंने कहा आप क्यों आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते? कहते जाते हुए डर लगता है तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे वहाँ जाते, ठीक है ना। तो भाई अगर जाते भी लोगों को डर लगेगा तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? अब अगेन बात ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, इस वक्त कराची, जैसे ना कराची हम जाते हैं पॉलिटिकल ऑर्फन है, सियासी यतीम शहर है। मसला क्या है कराची का कि हमारे पास जो है ना, इसका कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है। इस वक्त चल रहा है टोपी ट्रांसफर, ठीक है ना, टोपी ट्रांसफर चल रहा है कि फलाने ने काम करना है, ढिमाके ने काम करना है, और सबके पैसे बन रहे हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। सबकी जेबें भरी चली जा रही है, क्योंकि सोने की कार है, जितना खाना हो इसमें से खाओ, ठीक है। अब होगा ये कि जब सारे स्टेक होल्डर्स
मिल के बैठेंगे ना, ठीक है ना, ये आप भूल जाएं कि फेडरल गवर्नमेंट ठीक कर देगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ठीक कर देगी या आर्मी ठीक कर देगी, ये ठीक कर देगा। जब सारे स्टेक होल्डर्स मिल के एक टेबल पे बैठेंगे ना, जिसमें आपकी जुडिशरी, आपके आर्मी, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये चारों डिसाइड कर लें भाई हमने, हाँ कराची हमारे लिए एसेंशियल है। जिस दिन ये चारों एक टेबल पे बैठ के डिसाइड करेंगे ना, हाँ भाई अब हमने ठीक करना है इसको, ये 2 साल में ठीक हो जाएगा। कराची को सही करने के लिए आपको कोई अरबों डॉलर नहीं चाहिए, आप $1 बिलियन लगा दें, सिर्फ $1 बिलियन। इतने की तो आपने गाड़ियाँ और टेलीफोन इंपोर्ट कर लिया, इससे ज़्यादा किया आपने, ठीक है ना। हाँ, तो वही वो आप कराची पे लगा दें, आपका कराची बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें कौन से ऐसी रॉकेट साइंस है, विल और फोकस और मल्टी स्टेक होल्डर। देखें पाकिस्तान में जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, डेमोक्रेसी का इशू क्या है, इसमें ये है कि अपनी ईगोज को नीचे करके हर बंदे ने एक दूसरे से बात करनी होगी। जब आप एक टेबल पे बैठेंगे और लोग एक दूसरे से मानेंगे कि हाँ भाई इस कुछ मैंडेट इसका है, कुछ मैंडेट मेरा है, कुछ जिम्मेदारी इसकी है, कुछ जिम्मेदारी इसकी है। आपको पॉलिटिकली बहुत मैच्योर लोग चाहिए। अब वेरी सॉरी टू से, अब ये बड़ी नागवार बात गुजरेगी, लेकिन बात ये फैक्ट है कि वो पॉलिटिकल मैच्योर ब्रेन आपके पास नहीं है। वो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ गए, वो बैठ के सियासत कर रहे हैं, और गॉड फॉरबिड वही आगे जाके आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये चीजें समझेंगे? इसमें हमारा डेमोक्रेसी का फ्रेमवर्क ही नहीं है। प्लीज, डेमोक्रेसी के लिए बुनियादी पार्ट, मतलब जैसे पार्लियामानी डेमोक्रेसी है, उसमें पार्टियों का एक पार्ट होता है, और पार्टी इटसेल्फ फिल्टर होती है लीडर ऊपर लाने के लिए। पार्टी में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। इंटरनल जब पार्टी में जमहूरियत नहीं है तो मुल्क में जमहूरियत कैसे आ सकती है? तो ये जस्ट लाइक कंट्री हम बड़ा मिजरेबली फेल हुए हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप होता ये है कि आज आप अपनी जो टॉप पार्टीज के लीडर्स को देखें ना, खान साहब इज 70 ऑलमोस्ट, जरदारी साहब भी ऑलमोस्ट 70 हैं, नवाज शरीफ साहब भी ऑलमोस्ट 70 हैं। आपके टीयर 2 में होना ये चाहिए कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप होती है ना, वो 15-20 साल का फर्क होना चाहिए आपके मेन लीडर में। उसके अंदर आप देख लें हमारे पास 30s 40s 50s में वो लोग जो सिस्टम से निकल के ऊपर आए हैं। आप देखें चाइना में लोग कहते हैं 1 पार्टी, वो ठीक है 1 पार्टी 1 है, लेकिन उस पार्टी का सेटअप है ना वो बहुत बड़ा है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बादशाहत नहीं चल रही वहाँ पे, उस पार्टी का एक पूरा सिस्टम है। लोग वहाँ से निकलते हैं, फिल्टर होते हैं, लोग पहले प्रोविंस में काम करते हैं, सिटीज में काम करते हैं, सिटी पे फिर वो आगे आते हैं। वहाँ इस तरह होता है कि जैसे आपको पहले एक गाँव दिया जाता है, इसकी पर है, फिर 500,000 गांव में से सिलेक्ट किया जाता है, ऊपर 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 ऊपर, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं, फिर आप जाके ऊपर आते हैं। तो ये जो कहा था 1 पार्टी है कि तो क्या हुआ, सिस्टम तो पूरा चल रहा है ना, और उस पार्टी का पूरा सिलेक्शन का एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए, ठीक है, पॉलिटिक्स गिरोहबंदी दुनिया हर जगह होती है, लेकिन एक सिस्टम तो निकल रहा है ना। तभी आप देखें चाइना के, आप पिछले 4 लीडर्स को देखें, आप ये डंग जाओपिंग, माओ तुंग तो 1 मैन शो था ना, माओ तुंग 1976 में, उसके बाद डंग जाओपिंग आए हैं, डंग के बाद आपके जियांग ज़ेमिन और ये ली हैं, ये भाई सिस्टम से निकल के लोग आए हैं। और आप देखें चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ कभी इफेक्ट नहीं हुई, ठीक है ना, लोग आते गए, लोग जाते गए, कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है, क्योंकि नीचे से हमारी लीडरशिप है नहीं। इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक तो हमारे बहुत बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का, सर कराची की आप मिसाल ले लें, बहुत से लोग हैं किसी गली मोहल्ले में कोई नया बंदा आने सामने शुरू हुआ, उसको उड़ा दिया, ये भी ऐसे बहुत सारे केसेस में। फिर हमारी एजुकेशन का बहुत बड़ा फुकदान है, ठीक है ना। फिर सबसे बड़ा हमारी है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। आप देखें कि आप PMLN को देख लें या बाकी पार्टीज को देख लें, वहाँ पे जो है ना, क्या नाम है, जो बड़े बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट, अब उनकी इंटीग्रिटी को हटा दें इसी के, लेकिन बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, बड़े सीनियर लोग हैं, लेकिन जाहिर है कि वो कभी भी पार्टी चेयरमैन नहीं बन सकते वो लोग, ठीक है। तो ये एक डायनेस्टिक, आप पीपल्स पार्टी की हालात देख लें, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे तब तक काम नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि भाई एक ओपन प्लेइंग फील्ड हो, पढ़े लिखे लोग सामने हैं, ठीक है ना, और उसके लिए होगा कि आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना पड़ेगा। अगर एक पढ़े लिखे आदमी को इस बात का यही डर लगा रहेगा भाई कि मैं अगर सियासत में आऊँगा मुझे कोई गोली मार देगा, मुझे कोई उड़ा देगा, भाई क्यों वो अपनी फैमिली की लाइफ को रिस्क करके आएगा। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल सिस्टम में से लोग निकल के आना शुरू होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, लेकिन अब जो आपकी बातों से मैं समझ सका हूँ कि इस सिस्टम से रिजल्ट नहीं निकल सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब तो एक बड़ी लंबी बहस है कि सिस्टम, इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स के आपके जाकर ये सेटअप चेंज होगा, फिर कोई नया सेटअप आएगा। फिर यहाँ कभी किसी ज़माने में टेक्नोक्रेट्स की बातें होती रही हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स हैं थोरली डिसअपॉइंटेड, हर बंदा उनसे नाउमीद रहा है जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई। तो फिर नतीजा किस तरह निकलेगा? फिर क्या हमें वेट एंड सी पे रहना पड़ेगा, और फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही होता रहेगा कि फिर यहाँ से ब्रेन ड्रेन होगा, ज़ाहिर है बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाहर जाओ जी मुस्तकबिल वहाँ पर अच्छा होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि अभी जिस तरह की पॉलिसी जैसे बात हो रही है कि हर चीज़ हर जगह एडॉक लगा हुआ है,
हर जगह बस जान छुड़ाई जा रही है कि यार आज निपटा लो, कल देखा जाएगा। मामलात कैसे फिर आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए जब तक प्लान आपके पास नहीं होगा, क्योंकि रीजन में रेस लगी हुई, आप बहुत पीछे रह गए, ये आपको मानना पड़ेगा। आप चाहे कितनी गिमिक्स कर लें, कितनी ही आप वो कर लें, बात तो आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, जी देखिए, एक तो इंसान की ज़िंदगी होती है, एक कौमों की ज़िंदगी होती है। तो इंसान की ज़िंदगी के लिहाज से तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हम अगर मैं अपनी पैदाइश से देखूं तो कुछ साल अच्छे थे, फिर बाकी वैसे ही आते रहे, मतलब एज अ कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो करम किया है। लॉ एंड ऑर्डर भी पहले से तो बहुत बेहतर है, मतलब हम ये ठीक है, ये जो स्पोरेटिक वाक़यात हैं जी ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें अगर आप देखें जो यूएस है, जी यूएस ने सिविल वॉर भी देखी, तो सिविल वॉर जब हो रही थी वहाँ पे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हम दुनिया से पीछे रह गए। वो कंट्री जब अपना एक्ट पूरा करते हैं उसके बाद वो उठते हैं, और ऐसा उठे कि जो उस ज़माने की ताकतें थी, फ्रांस और बरतानिया वगैरह, उनकी छुट्टी कर दी उन्होंने। बरतानिया क्या है आज, उनका एक छोटा सा मतलब बेबी बना हुआ है ना, तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये तो कौमों के हिसाब से तो ये पहले 30-40 साल, 50 साल, 60 साल ये इन्फेंसी के होते हैं, इसमें आपको डेवलप हो जाता है। जो डेवलप हो जाता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं होता तो पूरे लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं 300-300 साल पुराने, वो उतने नहीं कैचअप कर सके जितना वो कर। तो मैं नहीं समझता, इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ यू पुट योर एक्ट टुगेदर, एंड देयर इज नो लास्ट बोर्ड कि जी कौम की है कि जी सारी दुनिया आगे बढ़ गई, आप नहीं बढ़े, अब आज नहीं कल बढ़ जाएंगे। ये तो तब्दीली होती रहती है, कल जो आगे थे वो आज पीछे हैं, जो आज आगे पीछे हैं वो कल आगे होंगे। किसने सोचा था 71 में कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका होगा? यही सारी बात है। इसमें नहीं, ये मैं डोंट यू थिंक कि अब एहसास से महरूमी बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अब देखें आजकल जो नौजवान है, खास तौर पे जो नई जनरेशन है, वो उन सारी चीज़ों पे नज़र रखी होती है। पहले ये होता था कि शायद लोग इतने बाखबर नहीं थे इन सारी चीज़ों की, शायद केयर ना करते हों कि नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है, किस मुल्क की इकॉनमी किस हिसाब से ग्रो कर रही है। आजकल तो हर चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है ना। फिर आप कैसे सेटिस्फाइड करोगे कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये रह गई हैं, 7 कंट्रीज आप देख लें, रीजन में देखें एक रेस लगी हुई है, तो सवाल करेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन एक्चुअली है क्या? चलें मान लेते हैं कि हम किसी रेस सवाल में किससे हिस्सा करेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी ने गेम चेंज कर दिया है। चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी ने गेम चेंज कर दिया है। उसकी जैसा भी आपने कहा ना कि लोगों को पता है, लोगों की पता है मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से ही, सोशल मीडिया की वजह से, ये टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर। उसकी वजह से अब स्पेशली फ्रीलांसिंग, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग में रेवोल्यूशन आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पिछले 15 साल पहले चले जाएँ या 20 साल पहले चले जाएँ, हम लोग स्टडी कर रहे थे या मार्केट में आ रहे थे, आज के नौजवानों को डिस्पाइट चैलेंजेस कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे पास नहीं। हमारे पास लिमिटेड प्रोफेशन थे। आप सिर्फ आईटी की फील्ड को देखें, आईटी को एक फील्ड तो नहीं है ना, उसके अंदर बेशुमार फील्ड हैं। अगर पढ़ने वाला बंदा है, काम करने वाला बच्चा है, और अगर वो मेहनत करके चीज़ों को अपना आप को अपडेट करके सही कर सकता है, तो आज एज ऑफ टुडे 2022 में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इस वक्त यही सी ना, गवर्नमेंट को छोड़ दे, किसी भी वजह से आलमी सतह पर जो टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया है, आज जो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पहले कभी नहीं थी। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में फ्रीलांस, अभी आपने देखा पिछले दिनों सैलानी का जो ओवर द वीकेंड जो टेस्ट हुआ, 25,000 स्टूडेंट आए हुए थे सिर्फ एंट्री टेस्ट देने के लिए। ये विलिंगनेस है बच्चों की, वो काम करना चाह रहे हैं। इंडिया अगर 150 अरब डॉलर की कर सकता है, तो हम कोई 5-6 अरब डॉलर, हम तो अभी हम 1.5-2 रुपये खड़े हुए ना, तो 5-6 अरब तो कर सकते हैं ना हम लोग। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान शॉर्ट टर्म में, पोटेंशियल को छोड़ दें, इसमें पोटेंशियल तो हमारा 25-30 का ईजिली है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हम जो है 4-5 अरब डॉलर तक अपनी आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में अभी हम बहुत अर्ली स्टेज है, तो बेस इफेक्ट कम है, तो 2-3 बिलियन डॉलर से इसको बढ़ाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, और दुनिया में भी इसकी मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी इज अ गेम चेंजर। एब्सोल्युटली। वन लास्ट वर्ड इन आसिफ इनाम साहब। मैं इससे एग्री करता हूँ कि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग की डिफ़िकल्टीज़ हैं वो तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग पे तो मोहर लगा दी है, जो इतने महंगे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट करके चली गई लेगेसी, उन्होंने तो समझे इंडस्ट्री का फ्यूचर ही तारीख कर दिया फॉर। मगर उसमें अब बहरहाल में काम हो रहा है, लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुदरत की तरफ से ही ऐसी आ जाती हैं कि आप बच जाते हैं। मगर आईटी में बहुत बड़ा स्कोप है, एंड और सबसे बड़ा इसमें एम्प्लॉयमेंट का है। तो घर बैठे और स्पेशली बच्चियां भी काम कर सकती हैं, उसमें वो नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नुमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप दोनों मेहमानों ने यहाँ पर वक्त दिया
और बात हुई कुछ पाकिस्तान के ओवरऑल इकानमी के हवाले से, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से। वेल, जैसे भी गुफ्तगू हुई है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस यकीनन होते हैं, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, ये बात सिर्फ हमने सुन रखी है, लेकिन हम इस पर अमलन जो है वो करना होगा कुछ। और देखें रास्ता कैसे बनता है। अब सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमतों के ऊपर तो बहरहाल आयद नहीं की जा सकती, और जैसे भी बात हो रही थी महंगाई वगैरह, पूरी दुनिया में ये मसाइल हैं। तो देखना होगा कि मामला कैसे आगे बढ़ते हैं, और कोशिश करते हैं प्रोग्राम इन मामला के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रखेंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।